चलो शुरू करते हैं। क्लास 12th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये लेक्चर नंबर 3 है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग रेजिस्टिविटी तक देखे थे। अब रेजिस्टिविटी के आगे देखते हैं। आ रहा है आज हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन जे पता है तुम लोग क्या है? करंट डेंसिटी। वेक्टर जे लिखो, यूनिट वेक्टर लिख दिया मैंने से। ऊपर का आ रहा है, एक मिनट, ऊपर शायद कट रहा है। बिटवीन वेक्टर जे अब आ रहा है, ठीक है लगभग। वेक्टर जे सिग्मा याद है क्या था? कंडक्टिविटी एंड वेक्टर ई, इन तीनों में हम लोग रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चार्ज की बात अभी हम लोग कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो चार्ज Q बराबर क्या होगा? -E होगा। ठीक है, और हम लोग VD निकाल चुके हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? क्या था? -e, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर टाउ अपॉन क्या था? m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये था। अब हमारे पास है फॉर्मूला, हम लोग निकाले हैं करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। पिछले वीडियो में हम लोग निकाले थे वेक्टर J इज इक्वल्स टू NQVD, ये हम लोग निकाले हैं। अब इसमें हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, N तो N रहने दो, Q की जगह पे -E इलेक्ट्रॉन का, और VD की जगह पे ये वैल्यू, तो ये माइनस टाउ अपॉन M, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? NE स्क्वायर, N स्मॉल e का स्क्वायर, टाउ और इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन M। ये देख लो, चेक कर लो, ये आएगा। ठीक है, अब देखो, अच्छा और कुछ हम लोग निकाले थे। सिग्मा की वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग? रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या थी? m/NE स्क्वायर टाउ, m/NE स्क्वायर टाउ। ठीक है, ओके। तो NE स्क्वायर बाई टाउ। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो आ गया उसको लिखो, JNE स्क्वायर टाउ वेक्टर E अपॉन M। अच्छा देखो, यहाँ पे लिखते हैं इसको, सिंस सिग्मा बराबर क्या है? m/NE स्क्वायर टाउ। ठीक है, अच्छा कंडक्टिविटी क्या होता है? ये रो है, रो इज इक्वल्स टू m/NE स्क्वायर टाउ। तो कंडक्टिविटी क्या होता है? 1 रेजिस्टिविटी। तो अब इसको उलट दो, रेजिस्टिविटी की वैल्यू को 1 रेजिस्टिविटी करना है। तो NE स्क्वायर टाउ अपॉन M हो जाएगा ये सिग्मा। तो हम लोग इतने के जगह पे NE स्क्वायर बाई टाउ बाई M की जगह क्या लिख देंगे? सिग्मा लिख देंगे। तो वेक्टर J इज इक्वल्स टू सिग्मा वेक्टर E। ठीक है, सिग्मा वेक्टर E। या इसी को अगर हम लोग और दूसरे तरीके से लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे? E इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1 सिग्मा J। या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? E बराबर 1 सिग्मा क्या होता है? रो होता है। एक ये भी मिल गया रेजिस्टिविटी के भी टर्म में, कंडक्टिविटी के टर्म में। ठीक है, ये इसी को क्या बोलते हैं?
ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, ओम्स ये भी हम लोग देखें, लॉ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी ई एंड जे, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, ठीक। अब हम लोग को देखना है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कॉज क्या है। तो रिकॉर्डिंग को पॉज करके मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ। चलो इसको लिख लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके यहीं पे लिख लेना, मैं समझा देता हूँ कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। तो देखो, सबसे पहली बात कि रेजिस्टेंस है क्या। तो रेजिस्टेंस मतलब कोई अपोज कर रहा है करंट फ्लो होने में। करंट फ्लो क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का बहना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, करंट आता है तो इलेक्ट्रॉन जाता है, मान ली करंट इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट में जा रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन आसानी से चुपचाप चला जा रहा है? नहीं। अगर रेजिस्टेंस है तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे टकरा के जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किसके वजह से है? कोलिजन की वजह से। कोलिजन है इसीलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से नहीं हो पा रहा है, वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक, टकरा रहे हैं, इसीलिए रेजिस्टेंस है। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐसा आए निकल जाए तो रेजिस्टेंस नहीं है, आसानी से करंट चला गया, इलेक्ट्रॉन इधर ऐसा आ गया आसानी से, मतलब करंट आराम से फ्लो हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब बात ये है कि रेजिस्टेंस का कॉज क्या है? तो कोलिजन, कोलिजन है, सिंपल सी बात। तो वही लिखा है, कोलिजन्स आर बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। कोलिजन्स क्या है? बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस का कॉज वही है ना, इलेक्ट्रॉन मतलब तुरंत से नहीं फ्लो हो जाएगा, धीरे धीरे टकरा के जाएगा, यही तो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। विरोध कर रहा है उसका, उसको रोक रहा है। तो कोलिजन्स आर नॉर्मली, कोलिजन्स आर बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? कोलिजन, क्योंकि कोलिजन होता है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराता है। अगर कोलिजन नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं टकराएगा, सीधा निकल जाएगा, ठीक है। और कोलिजन तो हम लोग जानते हैं होता है, और कोलिजन है तो रेजिस्टेंस है। तो कोलिजन्स आर बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। आगे पढ़ते हैं, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर। मान लीजिए ये कंडक्टर, इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इधर प्लस इधर माइनस, इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्सिलरेटेड। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक्सिलरेट होंगे। अगर इधर प्लस है इधर माइनस है, करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो इलेक्ट्रॉन करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में एक्सिलरेट होंगे। तो वही लिखा है मैंने, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्सिलरेटेड, ठीक, एक्सिलरेट हुआ। अब क्या होता है? तो दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड विथ पॉजिटिव आयंस। जब एक्सिलरेट हुआ तो वहाँ पे तो खाली वो तो नहीं है, पॉजिटिव आयंस भी है, तो उनसे आके वो ऐसा टकराएगा, ठीक है, विद द पॉजिटिव आयंस। सो देयर मोशन इज अपोज। टकरा रहा है मतलब कोई अपोज कर, हम एक्सिलरेट किए, हम ऐसा धक्का दिए कि जाओ, लेकिन वो ऐसा इसको धक्का दिया जाओ, लेकिन ये जाके इससे टकरा गया। तो ये जो कोलिजन है ये अपोज कर रहा है, वही लिख रहा हूँ मैं। सो देयर मोशन इज अपोज्ड एंड दिस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यही जो उसके मोशन में अपोजिशन है, कोई अपोज कर रहा है, वही क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस कहलाएगा। फिर से पढ़ रहा हूँ, सो देयर मोशन इज अपोज्ड, उनके मोशन को अपोज कर दिया कौन? कोलिजन। एंड दिस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो अपोजिशन है, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब देखो, हम लोग सिंस जानते हैं रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू एम एन ई स्क्वायर टाउ, यहाँ सब पता है तुमको कौन क्या है। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, लार्जर द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, मतलब जितना ज़्यादा कोलिजन्स पर सेकेंड होगा, स्मॉलर इज द रिलैक्सेशन टाइम। समझ रहे हो? देखो, अगर कम कोलिजन हो रहा है, इसका मतलब ये गया आराम से ऐसा टकराया, ये गया आराम से यहाँ टकराया, फिर ये यहाँ किसी से आराम से टकराया। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर कोलिजन हो रहा है पर सेकेंड, तो ये निकला यहीं टकराया, ऐसे यहाँ टकराया, यहाँ, मतलब सब इधर उधर टकराने लगेगा, ठीक है। तो कोलिजन अगर ज़्यादा हो रहा है मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम, कोलिजन ज़्यादा हो रहा है तो मतलब वो जल्दी टकराएगा, और जल्दी टकराएगा
तो उसको आराम करने का टाइम नहीं है, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। इसीलिए मैंने लिखा है लार्जर द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ कोलिजन अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को आराम करने का मौका नहीं मिल रहा है, मतलब कम टाइम मिल रहा है। जैसे पहले आराम से कोलिजन हो रहा है, ऐसा गया, ठीक है। कोलिजन अगर कम है, अगर कोलिजन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ टकरा है, यहाँ टकरा है, यहाँ टकरा है, ऐसा सब आपस में टकराता रहेगा। तो लार्जर द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, स्मॉलर द रिलैक्सेशन टाइम टाउ। जितना ज़्यादा कोलिजन कराओगे कोलिजन, उतना कम हो जाएगा, क्या छोटा हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। क्यों रिलैक्सेशन टाइम छोटा होगा? क्योंकि जल्दी जल्दी कोलिजन होगा। अब हमारे फॉर्मूले में देखो, इस फॉर्मूले में चेक करो, रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ये वैल्यू हमारा फ्रैक्शन क्या होगा? डिनोमिनेटर छोटा होगा तो हमारा फ्रैक्शन का वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए हम लोग लिखे हैं कि लार्जर द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड ज़्यादा होने से क्या हुआ कि रिलैक्सेशन टाइम छोटा हो गया, स्मॉलर इज रिलैक्सेशन टाइम टाउ। अब जब टाउ छोटा हो गया तो इस फॉर्मूले में देखो, अगर टाउ छोटा होगा तो क्या होगा? रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ क्या लिख दिए? एंड लार्जर विल बी द रेजिस्टिविटी। टाउ जहाँ छोटा हुआ तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आते हैं, द नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट द इलेक्ट्रॉन मेक विथ एटम और आयंस, एटम या आयंस से जो नंबर ऑफ कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस। किस पे डिपेंड करता है? अरेंजमेंट जो है एटम्स ऑफ और आयंस इन अ कंडक्टर। कंडक्टर में क्या अरेंजमेंट है? मतलब मान लीजिए अरेंजमेंट, किसी एक एटम का अरेंजमेंट ऐसा है, यहाँ देखो कि एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये गया इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, ठीक है। फिर अब दूसरा कंडक्टर है, पास पास में रहे उसके एटम्स और आयंस एकदम पास पास, तो ये क्या होगा? यहीं टकरा गया, यहीं टकरा गया, यहीं, यहीं, ऐसा, समझ रहे हो? तो अरेंजमेंट पे डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ कोलिजन किस पे डिपेंड कर रहा है? जो भी हो रहा है एटम या आयन के साथ, वो अरेंजमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि अरेंजमेंट जो है एटम और आयंस का वो पास पास है या दूर दूर है। अगर दूर दूर होगा कम कोलिजन होगा, पास पास होगा ज़्यादा कोलिजन होगा। तो इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ लिखा है, द नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स मेक विद द एटम्स और आयंस डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस इन अ कंडक्टर। तो हम लोग रिजल्ट क्या मिला? सो द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, कैसा नेचर है, और नेचर के हिसाब से उसका अरेंजमेंट होगा, ठीक है। स्टील है, एल्यूमिनियम है, क्या है, उसके हिसाब से उसका अरेंजमेंट है, और अरेंजमेंट पे, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कौन? रेजिस्टेंस, कि वो कितने पास पास हैं या कितने दूर दूर हैं। ये हो गया पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी लेकिन फिर देख लो अब इसको पढ़ने के बाद, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ। लेंथ पे डिपेंड करता है। अब देखो आगे क्या पढ़ रहा हूँ, अ लॉन्ग वायर ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस देन शॉर्ट वायर। एक लंबे वायर का हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है छोटे वायर से, ठीक है। समझाया था इसको दूसरे तरीके से, अब यहाँ भी समझो, बिकॉज देयर विल बी मोर कोलिजन्स इन द लॉन्गर वायर। अब छोटा सोचो ना, कोई वायर ये इतना छोटा है, तो इसमें यहाँ से यहाँ के बीच में कोलिजन होगा, और कोई वायर इतना लंबा है, एक वायर ये है और एक वायर ये, तो इसमें यहाँ से यहाँ कोलिजन होगा, और इसमें कहाँ से कहाँ होगा? यहाँ से यहाँ। तो ये लंबा है, इसमें ज़्यादा कोलिजन हो रहा है, इसीलिए मैंने लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ। अ लॉन्ग वायर ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस देन अ शॉर्ट वायर बिकॉज देयर विल बी मोर कोलिजन्स इन द लॉन्गर वायर। लॉन्गर वायर में ज़्यादा कोलिजन होगा, ठीक है, समझते? लेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा कोलिजन होगा। अब चौथा पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। मोर एरिया लेस रेजिस्टेंस। एरिया अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रॉस सेक्शन ये ले लो तुम, मार्कर का जो ये पॉइंट दिख रहा है ये ले लो, एक क्रॉस सेक्शन, या यहाँ देखो एक वायर पतला है, ये है क्रॉस सेक्शन, और एक वायर ऐसा है, तो दोनों में क्या चेंज आ रहा है? क्रॉस सेक्शन का।
मैंने क्या बोला, जिसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है? मोर एरिया लेस रेजिस्टेंस। क्या बताया मैंने? मोर एरिया लेस रेजिस्टेंस। अब ये मैंने कैसे डिसाइड किया? तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलिजन्स। अब देखो, जिसमें एरिया कम है उसमें फ्लो करने का, उसको जाने का रास्ता भी कम मिलेगा, एरिया जहाँ कम है, और जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ उसको फ्लो करने का, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का रास्ता ज़्यादा मिलेगा, आराम से फ्लो करेगा। ठीक है, तो आराम से अगर फ्लो कर जाए तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा, कम कॉलिजन होगा। तो यहाँ इसका मैंने रीज़न लिखा, बिकॉज मोर एरिया इज़ अवेलेबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा एरिया मिलेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, इसीलिए मैंने बोल दिया मोर एरिया लेस रेजिस्टेंस। रीज़न क्या लिखा? बिकॉज मोर एरिया इज़ अवेलेबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आसानी से होगा, मतलब रेजिस्टेंस कम है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इसीलिए ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हम लोग को देखना है कि कॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का क्या कॉज है? चलो अब देखो आगे, कॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। तो सबसे पहली बात है, ये इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या है? तो देखो, तुम लोग देखते हो कि तुम जैसे स्विच ऑन किए, जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं बल्ब हमारा जल जाता है, एकदम इंस्टेंटेनियस। अचानक से वहाँ कैसे करंट पहुँच गया? या हमारा पावर हाउस जहाँ से हमारे घर में बिजली आती है, वहाँ से जैसे सप्लाई ऑन करते हैं वैसे हमारे घर में लाइट आ जाता है। मतलब इतना डिस्टेंस है फिर भी इतना इंस्टेंटेनियस करंट कहाँ से आ गया, अचानक से कैसे आ जाता है? तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। एक बार ये डेफिनेशन के हिसाब से बता देता हूँ, फिर मैं तुम लोगों को फील कराने की कोशिश करता हूँ। क्या बोलता है? ऑल्दो द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी स्मॉल 1 mm पर सेकेंड। मतलब इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो बहुत कम होता है। कितना होता है? 1 mm पर सेकेंड। मतलब वो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन 1 mm ही ड्रिफ्ट होगा। तो 10 सेकेंड में कितना ड्रिफ्ट होगा? 10 सेकेंड में कितना ड्रिफ्ट होगा? 10 mm। 1 सेकेंड में 1 mm, तो 10 सेकेंड में 10 mm। 100 सेकेंड में 100 mm। समझ रहे हो ना कितना? मतलब अगर मान लीजिए 10 mm 1 सेंटीमीटर होता है ना, अगर ये हमारे स्केल पे यहाँ से यहाँ के बीच में इतना अगर 10 mm है तो इतना, सोचो इतना ही डिस्टेंस पहुँचने में, एग्जैक्टली इतना ही। या ऐसा समझो कि ये मार्कर देख रहे हो, यहाँ से यहाँ, ये मार्कर के इस एंड से मेरे यहाँ तक उंगली तक पहुँचने में 10 सेकेंड लग जाएगा इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट होने में। सोचो, इमेजिन करो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से इतना ही पहुँचने में उसको 10 सेकेंड लग जाएगा। तो कैसे अचानक से करंट आ जाता है? हम लोग तो स्विच ऑन करते हैं, सोचो कितना दूर है बल्ब, या पावर हाउस से हमारा घर कितना दूर है, फिर भी अचानक से लाइट आ जाता है। लेकिन और लाइट किस, करंट आ जाता है ना, करंट किसके कारण है? ड्रिफ्ट के कारण है, इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट के कारण है। तो जब ड्रिफ्ट इतना स्लो है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचने में 10 सेकेंड लेगा, लगभग हम लोग बात कर रहे हैं, या एक अंदाज़न हम लोग ये अगर इस बस ढक्कन की बात करें, एक लगभग बात कर रहे हैं, तो बस इतना डिस्टेंस ड्रिफ्ट होने में, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है वही करंट कहलाता है। तो इतना दूर में आने में, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ है तो यहाँ आने में उसको 10-12 सेकेंड लग जाएगा। अब जब 10 से 12 सेकेंड लग जाएगा तो भाई इतना दूर लाइट करंट तुरंत कैसे चले जाता है, वो हम लोग को समझना है। समझ के क्या समझना है? ठीक है। येट एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट्स अप एज सून एज वी टर्न द स्विच ऑन। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं हमारे सर्किट में क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। येट एन इलेक्ट्रिक बल्ब, पहले लिख रहा है कि येट एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट्स अप एज सून एज वी टर्न द स्विच ऑन। हम जैसे स्विच ऑन करते हैं, इतना कम है स्पीड, फिर भी हम जैसे स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट का स्पीड इतना कम है, फिर भी जैसे स्विच ऑन करते हैं तुरंत बल्ब जल जाता है। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? कंडक्टर से बना है। तो कंडक्टर, मान लो यही हमारा कंडक्टर है, तो इसमें हर जगह पे इलेक्ट्रॉन है, पूरे इलेक्ट्रॉन ही भरे पड़े हैं। ठीक है, हर जगह पे। तो वही लिख रहा है, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट
व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू द सर्किट। जैसे ही हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं या मतलब स्विच ऑन की या कुछ बैटरी जैसे हम लोग जोड़ देते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप थ्रू आउट द सर्किट। जैसे ही हम बैटरी लगाएं इस सर्किट में, कंडक्टर में क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ऑलमोस्ट विथ स्पीड ऑफ लाइट। ये तो तुम लोग जानते हो पहले कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करते हैं, समझ लो पलक झपकाते के साथ, अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सारा इलेक्ट्रॉन इधर भागने लगता है और पॉजिटिव चार्ज इधर जाने लगता है। स्टैटिक में भी ये देखियो, तो वही क्या बोल रहा है, ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट, एकदम समझो कि पलक झपकाए नहीं कि वो वहाँ सब इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और पॉजिटिव दूर भाग गया। इलेक्ट्रॉन्स in every part of circuit begin to drift under influence of this electric field। जहाँ पे भी है इलेक्ट्रॉन सब ड्रिफ्ट होने लगेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, एंड अ करंट बिगिंस टू फ्लो इन सर्किट ऑलमोस्ट इमीडिएटली। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया, इसको लिख लो। अब मैं सपोर्ट में थोड़ा सा तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, मिटा रहा हूँ इसको। देखो एक एग्जाम्पल देखो, पहले हम लोग एक पाइप ले लिए ऐसा टाइप का, यूट्यूब एक ले लिए, यूट्यूब वो जिस पे वीडियो देख रहे हो वो वाला यूट्यूब नहीं, यूट्यूब तो तुम लोग जानते हो ना। या पाइप है, जो भी पाइप है, ये क्या है, पाइप है। इसमें पानी हर जगह पे है, एवरीवेयर, और पानी पूरा यहाँ से यहाँ ऐसा पूरा बराबर भरा हुआ है, जितना पानी यहाँ है उतना पानी पूरा भरा हुआ है। अब कुछ ऐसा करते हैं, हम इधर प्रेशर इसका लेंथ मान लेते हैं, बहुत है, बहुत लेंथ है, लो इसको बना लो, इतना लेंथ का बना लो, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये रहा हमारा पाइप, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है। ठीक, अब यहाँ जैसे ही हम प्रेशर लगाते हैं, थोड़ा सा प्रेशर जैसे लगाओगे तुम, वैसे यहाँ से एक बूंद पानी नीचे गिर जाएगा। ठीक, मेरी बात को समझो, ध्यान से समझो एकदम। ये इतना लंबा सा पाइप हम लोग लिए, पाइप में सब जगह पूरे में पानी भरा है। अब जैसे हम यहाँ थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, अंगूठा ऐसा लेके दबाएं, प्रेशर लगाएं, वैसे यहाँ से ऐसा पानी ये गिर गया पानी। ठीक है, बूंद बना लिया जाए, ऐसा टाइप से गिरने लगेगा पानी, जैसे भी गिरे पानी गिरने का मतलब ये कैसे होता है, अचानक से होता है, एकदम जैसे फोर्स लगाएं तुरंत उधर पानी गिरा। क्यों ऐसा हुआ, क्यों अचानक से हुआ ना, इमिडिएटली हुआ, अचानक से हुआ। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें पानी हर जगह पे है, पानी हर जगह पे है पानी। अच्छा, ये पानी जो फ्लो हो रहा है यही तो करंट होता है ना, फ्लो ऑफ वाटर आ रहा है। ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ वाटर है, पानी की धारा, जल की धारा, वही तो है करंट। करंट समझने के लिए बोला था मैंने, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ जैसे दबाए थे, तो क्या यहाँ वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो यहाँ थोड़ा ही निकल गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे पूरे पाइप में भरे पड़े हैं। हमने इसको धक्का दिया, इसने अपने पास वाले को दिया, इसने अपने पास, इसने अपने, सब ऐसे करते करते एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये यहाँ वाला इस लास्ट वाले को धक्का दिया और ये निकल गया, पानी नीचे चला गया। समझ आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये मॉलिक्यूल पानी का तो यहाँ नहीं निकला है बाहर, कोई और निकला है। क्यों निकला है, पानी हर जगह भरा पड़ा है इसमें, इसका मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को धक्का दिए, इसको ये, इसको 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 इसको, ऐसे पूरे सब एक दूसरे को तुरंत धक्का दे दिए। हम जितना जल्दी फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, उतना जल्दी एक दूसरे को धक्का दे के यहाँ से पानी गिर गया। ठीक है, समझ गए। अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग आते हैं समझने की कोशिश करते हैं। एक सर्किट में एक सर्किट बनाया जाए और यहाँ पे हम लोग एक बल्ब लगा दिए। और यहाँ लगा दो एक स्विच, लगा दो यहाँ पे। ये रहा हमारा बल्ब। ठीक, अभी स्विच क्या है, ऑफ है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। अब जैसे ही हम लोग स्विच ऑन कर देंगे, इसको जोड़ेंगे, तो करंट का डायरेक्शन तुरंत ऐसा हो जाता है। होता क्या है, क्यों होता है, तो देखो ये मान लो हमारा एक कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर।
तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है? हर जगह, हर जगह, हर जगह, हर जगह पे है इलेक्ट्रॉन, हर जगह पे है इलेक्ट्रॉन। सब जगह पे, और कितना बनाऊं, है ना, समझ रहे हो ना, हर जगह पे। अब जैसे तुम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, सेट की, तुरंत सेट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो तुम लोग स्टैटिक में ही जाने, तुरंत एकदम पलक झपकाते सब अपना अपना जगह ले लेता है। जितना फील्ड लगाओगे उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होने लगता है, चार्ज, नेगेटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा, पॉजिटिव इधर, ठीक। अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो ये इलेक्ट्रॉन सब इधर ड्रिफ्ट होने लगा। अब मान लो कि यहाँ से करंट को यहाँ पहुँचना है, करंट को यहाँ से यहाँ पहुँचना है। हम लोग इसमें ये बैटरी जोड़ दिए, प्लस माइनस जोड़ दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना है तो करंट इसमें आएगा आई। ये इलेक्ट्रॉन को एक मिनट, करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, गलत बोल दिया था मैंने। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आता है निगेटिव चार्ज। तो अब सोचो, एक इलेक्ट्रॉन को अगर मान लो ये बीच में 100 मीटर है, 100 मीटर है, तो ये इलेक्ट्रॉन को 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लग जाएगा? सोचो, Vd बराबर 1 mm पर सेकेंड, बहुत टाइम लग जाएगा, निकाल सकते हो तुम लोग। तो अब देखो कितना टाइम, काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, जैसे स्विच ऑन किया इधर करंट फ्लो होने लगा, ऐसा करंट आने लगा, तो क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तब करंट गया? नहीं, देखो ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ। अब ये जैसे ड्रिफ्ट हुआ, इसको ड्रिफ्ट किया, ये ड्रिफ्ट हुआ, इससे जुड़ा हुआ ये सब ड्रिफ्ट हो गए, सब के सब, पूरे जितने थे सब ड्रिफ्ट हो गए। तो जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस दिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें, ये कंडक्टर में, यहाँ तुरंत एकदम पलक झपकाते ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक, पूरे में सेट हो गया। जैसे पानी वाला एग्जांपल दिया था कि पानी सब जगह पे है, प्रेशर जैसे लगाएं हम लोग, फोर्स जैसे लगाएं, दूसरे एंड से पानी निकल गया बाहर। वैसे ही यहाँ चार्ज के साथ है, चार्ज हर जगह है। ये वाला यहाँ तो पता नहीं कब पहुँचेगा, ये तो यहाँ नहीं पहुँचेगा, लेकिन ये नहीं पहुँच सकता है, लेकिन इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये इसको धक्का दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, तो मतलब जैसे ये ड्रिफ्ट हुआ तो ये ड्रिफ्ट हुआ, ये ड्रिफ्ट हुआ, ये ड्रिफ्ट हुआ, तुरंत पलक झपकाते सब ड्रिफ्ट हुआ, और एक यहाँ वाला कोई इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया, करंट सेट हो गया। बात समझ आ रही है ना? ये समझना बहुत आसान है। जैसे पानी वाला एग्जांपल था, पानी वाले एग्जांपल को वैसे समझो, जैसे समझे हो वैसे ही समझो। जैसे पानी था, अचानक से दूसरे साइड से पानी गिर जाता है, वैसे ही यहाँ पे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने देर में सेट होता है? ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है उस कंडक्टर में। जैसे ही तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, ठीक। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट से बना है तो इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्ट होने लगेंगे, लेकिन ड्रिफ्ट का स्पीड कितना है? ये है ड्रिफ्ट का, बहुत स्लो है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेट हो गया, लगभग ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। तो जितना जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने लगेगा, लेकिन उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट तो होगा, लेकिन कितना होगा? 1 mm पर सेकेंड, हर इलेक्ट्रॉन 1 mm पर सेकेंड, लगभग एवरेज स्पीड है 1 mm पर सेकेंड से ड्रिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये, इसको तो यहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, तो फिर करंट कैसे आया? तो जैसे यहाँ ये ड्रिफ्ट हुआ, थोड़ा सा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये तुरंत आ गया, इधर आ गया। ये तो यहाँ पहुँचेगा नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन सब आपस में जुड़े हुए हैं ना, सारे इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़े हुए हैं। तो जैसे यहाँ वाला हल्का सा ड्रिफ्ट होगा, ये भी ड्रिफ्ट होगा। ये देखो, ये मान लो ये कंडक्टर है, ये दबा, ये भी दबा, ऐसा, जैसे दबा ये इधर दबा, ऐसा ऐसा एकदम, ठीक है। तो ये समझ आ गया, ये था कॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ बताना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर समझते हो, जिसके कारण करंट होता है। तो मोबिलिटी देखते हैं। मोबिलिटी क्या है? द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज़ ड्यू टू इट्स मोबाइल चार्ज कैरियर्स। मोबाइल चार्ज कैरियर्स मतलब जो चार्ज कैरियर उसके मूव होते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल का किसके कारण होता है? उनके मोबाइल चार्ज कैरियर के कारण। कंडक्टिविटी तो पता है तुम लोग को, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, कंडक्टिविटी, ठीक है।
तो कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज़ ड्यू टू इट्स मोबाइल चार्ज कैरियर्स, उनके मोबाइल चार्ज कैरियर के कारण होता है कंडक्टिविटी। जो चार्ज कैरियर उनके मोबाइल चार्ज कैरियर मतलब जो चार्ज कैरियर उनका मूव हो सकता है। अब ये चार्ज कैरियर मूव होने वाला क्या क्या हो सकता है, तो दीज में बी इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। देखो कंडक्टर में मोबाइल चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को क्यों बोले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है कंडक्टर में। क्यों इलेक्ट्रॉन मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 1000 टाइम्स भारी होता है। मेरी बात को एकदम ध्यान से समझो, ठीक है। तो कंडक्टर में करंट किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव होने वाला चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के लिए मोबाइल चार्ज कैरियर होगा। तो दीज में भी इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, कंडक्टर में मोबाइल चार्ज कैरियर्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों मूव करता है इलेक्ट्रोलाइट्स में, लेकिन कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो जो मूव करता है वो मोबाइल चार्ज कैरियर है। तो कंडक्टर के लिए मोबाइल चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन किसके लिए है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों मूव करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट का मोबाइल चार्ज कैरियर क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इन सेमीकंडक्टर। अब होल्स क्या है, तो सेमीकंडक्टर में हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बस ये समझो कि अगर ये सेमीकंडक्टर है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव हटा तो पॉजिटिव बन गया, मतलब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यही वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, होल कहला। अभी के लिए ये समझो तुम लोग, हम लोग चैप्टर नंबर 14 में बहुत अच्छे से पूरा सेमीकंडक्टर का चैप्टर है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों चार्ज कैरियर रहते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर, ठीक है। अब देखो द मोबिलिटी, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करेंगे, मोबिलिटी। द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये क्या बोल रहा है, डेफिनेशन क्या बोलना चाहता है कि मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मोबिलिटी इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर ये कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, हाउ, तो देखो कैसे आ रहा है। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। कैसे डिपेंड करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा, जितना बढ़ाते इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओ ड्रिफ्ट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या बोल दिया कि Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट देंगे, उसी कांस्टेंट को हम लोग मोबिलिटी बोलते हैं। अब यहाँ से देखो हमको क्या मिल जाएगा, म्यू बराबर Vd, ई को इधर भेज दो, तो म्यू बराबर क्या हो गया, Vd बाई ई। सिंपल, यहीं से आया है ये, ठीक है, समझ आया। अब आगे कुछ खास हम लोग नहीं किए, हम लोग क्या किए हैं, हम लोग जानते हैं सिंस Vd इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक। तो अब इसमें बस हम लोग Vd की जगह पे म्यू में पुट कर दिए, Vd की जगह पे पुट किए तो ये E और E कैंसिल, तो क्या बचा, Q टाउ बाई M, Q टाउ बाई M लिख दिए। अब देखो फॉर इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटी को म्यू E लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो म्यू E क्या हो गया, Q की जगह पे E रख दो, टाउ E बाई ME, ME क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर फॉर होल्स म्यू H, होल्स के लिए क्या लिखेंगे, ये है हमारा म्यू H, होल्स के लिए क्या होगा, म्यू H। अब होल भाई जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही प्रोटॉन का चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही होल का चार्ज है, तो चार्ज की जगह पे तो E ही रहेगा। रिलैक्सेशन टाइम की जगह पे पहले टाउ E था, अब टाउ H रहेगा, ठीक है। और मास की जगह पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ होल mH। अब यहाँ मैंने क्या लिखा, द मोबिलिटीज ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर पॉजिटिव। दोनों का मोबिलिटी क्या है, पॉजिटिव है, ऑल्दो देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर इन अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है।
ये समझ आया, दोनों का मोबिलिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव आया दोनों का मोबिलिटी, लेकिन दोनों की जो वेलोसिटी होती है वो अपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो होल इधर जाएगा उसके अपोजिट, तो दोनों का वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट होता है एक दूसरे के। ठीक है, नोट कर लो इसको। मोबिलिटी टॉपिक में ही अभी हम लोग चल रहे हैं। अब मोबिलिटी टॉपिक में आगे क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर अ कंडक्टर। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, फॉर अ कंडक्टर देख रहे हैं। एक कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी में क्या रिलेशन होगा। अच्छा, इसका यूनिट तो तुम लोग बना लोगे ना, यूनिट क्या होगा, यूनिट देख लेना। यूनिट मैंने नहीं लिखा है ना, यूनिट तुम लोग जो मोबिलिटी आया था म्यू इज इक्वल्स टू वी डी बाई ई, इससे यूनिट देख लो क्या होता है, ई का क्या होता है पुट कर दो, वी डी का क्या है पुट कर दो, उससे निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगा, एस आई यूनिट होगा इसका मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। रख के देख लो ये कैसे आ रहा है। ठीक है, अब रिलेशन हम लोग को देखना है, तो देखो आई बराबर हम लोग निकाल चुके हैं, वी हैव लिख लिया जाए, वी हैव आई इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, ई एन एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, बट म्यू बराबर क्या है, म्यू बराबर वी डी बाई ई है, तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ई हो जाएगा। वी डी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ई। अब हम लोग इसमें पुट करेंगे, आई बराबर क्या है, ई एन ए वी डी है। अब इसमें वी डी की वैल्यू को पुट कर दो, वी डी की जगह पे म्यू, तो ई एन ए और वी डी की जगह पे म्यू इंटू ई। समझ आया, तो आई बराबर क्या हो गया हमारा, ई एन ए म्यू ई। तो ये करंट और मोबिलिटी में रिलेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे, एक चीज़ इसमें लिख सकते हो, इसमें पहले शुरू करने से पहले ही लिख सकते हो यहाँ पे कि इन कंडक्टर्स the electric current is due to free electrons। कंडक्टर में किसके वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होता है करंट, और ये इससे देते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये सब को लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी देखेंगे। ठीक है, फॉर सेमी कंडक्टर, फॉर अ सेमी कंडक्टर। ठीक, तो अब सेमी कंडक्टर में करंट किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है। तो लिखा जाए इसको, the conductivity of a semiconductor is due to both electrons and holes। ठीक है, so
इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाई, देखो इलेक्ट्रिक करंट भी दोनों के कारण होगा, तो I बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन के कारण प्लस होल के कारण। सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्टिविटी किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है, तो करंट भी किसके कारण होगा, दोनों के कारण। तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो होल होगा वो ऐड कर देंगे, होल के कारण जो करंट होगा वो दोनों मिला के हम लोग को टोटल करंट दे देगा। अब करंट का फॉर्मूला हम लोग इससे पहले हम लोग क्या निकाले थे, इससे पहले यहाँ पे हम लोग निकाले थे, जस्ट इससे पहले I बराबर ENA म्यू ई, ऊपर का आ रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, I बराबर ENA म्यू ई, ENA म्यू ई, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो फॉर इलेक्ट्रॉन्स आई ई लिख लिया जाए, ई एन का एन रहने दो, ए का ए, और म्यू ई हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। और फॉर होल्स आई एच बराबर क्या होगा, ई तो ई रहेगा, अब एन नहीं रहेगा, एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था पर यूनिट वॉल्यूम, तो अब ये क्या होगा, होल्स बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फिर ए इंटू अब म्यू एच इंटू ई, ठीक है, समझ आ रहा है। यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, यह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया। अब इन सब दोनों को यहाँ पुट करो तो क्या हो जाएगा, ई एन ए म्यू ई कैपिटल ई, फिर प्लस इसकी वैल्यू ई पी ए म्यू एच स्मॉल एच इंटू ई, ठीक है। अब जो जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। ई कॉमन निकल रहा है, ए कॉमन निकल रहा है और ई कॉमन निकल रहा है। ई कॉमन निकल गया तो क्या बचा, एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच, ठीक है। ये कंडक्टर्स में हो जाएगा। एन क्या है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और पी क्या है, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये एक हमको फॉर्मूला मिल गया, ठीक। इसको मिटाल देते हैं, इसको मिटाल दो। अब देखेंगे कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी देखा जाए मतलब सिग्मा निकालना है हमको 1/ρ। तो I बराबर क्या होता है, V/R, ये पता है सबको। अब V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इंटू एल, यहाँ लिखो, सिंस V बराबर E इंटू एल, ये पता है हमको, एंड R बराबर क्या होता है, ρL/A। तो नीचे R की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, ρL/A, L ख़त्म, A को भेजो ऊपर, ठीक है। तो I बराबर क्या हो गया, A ऊपर गया, EA/ρ, ठीक है। इसको मान लो, हाँ अब अच्छा हाँ ठीक है, ये आ गया। अब लिखो बट, इसको 1 मान लो, बट I बराबर तुम लोग निकाले हो, I बराबर क्या निकाले हो, कंडक्टर के लिए EAEN म्यू ई प्लस P म्यू एच, इसको मान लो 2। अब सीधा तुम लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2, दोनों कंडक्टर के लिए करंट बता रहा है, दोनों को इक्वेट कर दो। तो EA/सिग्मा इज इक्वल्स टू EAEN म्यू ई प्लस P
म्यू एच, अब ये कैपिटल ई, ये कैपिटल ई ख़त्म, ये ए और ये ए ख़त्म, यहाँ क्या बचा 1 बाई रो, ठीक है, 1 बाई रो बराबर इधर स्मॉल ई बच गया, ठीक। अब 1 बाई रो क्या होता है, 1 बाई रो इज कंडक्टिविटी सिग्मा, तो 1 बाई रो की जगह पर सिग्मा लिख दो, तो सिग्मा इज इक्वल टू ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच, ये आ गया हमारा कंडक्टिविटी, ठीक है। एक मिनट यार, सॉरी, ठीक है, आ गया ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी कम से कम 30 मिनट या 40 मिनट का और टॉपिक बचा है हमारा। आगे में हम लोग देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी और लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये पूरा थ्योरी है, ये सब को आगे हम लोग देखेंगे। और उसके बाद फिर हमारा आएगा रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल, तो उसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बना लेंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, थैंक यू।